उधर 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां वे स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले को लेकर 1000 साल पूरा होने पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले सोमनाथ मंदिर को लेकर के भारी सियासत शुरू हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी उसी तुष्टीकरण की सियासत को आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के खिलाफ आरोप है कि 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी। सोमनाथ मंदिर पर सियासी संग्राम। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के खिलाफ थे नेहरू। सोमनाथ मंदिर के विरोध में नेहरू की 17 चिट्ठियां। हिंदू आस्था, आत्मसम्मान और इतिहास का वो प्रतीक जिसने कई सदियां देखी। वो मंदिर जो अतीत में सनातन पर हुए कई हमलों का साक्षी रहा। आजादी के बाद जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने उसी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कैसे इसका विरोध किया गया। पंडित नेहरू की 17 से ज्यादा चिट्ठियां इस बात की गवाह है। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के विरोध में 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिस्थापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजदूतों और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और हर स्तर पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। 21 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को माय डियर नवाबजादा कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को महत्वहीन बताया और अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दरवाजे लाए जाने की पाकिस्तान में चल रही खबरों को पूरी तरह गलत बताया। 21 अप्रैल 1951 को ही सौराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने सरकारी धन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि मंदिर निर्माण सरकार का विषय नहीं है। इसके अगले ही दिन 22 अप्रैल 1951 को नेहरू ने अपनी चिट्ठी में सोमनाथ के न्यासियों द्वारा पवित्र नदी के जल और मिट्टी के लिए विदेशी दूतावासों से संपर्क करने पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि इससे सरकार की गलत छवि बनती है। 20 जुलाई 1950 को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के.एम. मुंशी को नेहरू ने लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में आवास की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए। 17 अप्रैल 1951 को नेहरू ने विदेश मंत्रालय दूतावासों को निर्देश दिया कि सोमनाथ ट्रस्ट की कोई मदद न की जाए और वो धार्मिक प्रतीकों से दूरी बनाए। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने उस वक्त के पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को मंदिर के पुनर्निर्माण की कवरेज कम करने और इसके महत्व को कम करके दिखाने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों को 2-2 बार पत्र लिखा
और शिकायत की कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कि जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था, इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। पंडित नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की गुजारिश की थी, लेकिन उनके विरोध के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर 2 दिन पहले लिखे अपने लेख में भी किया है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत की आत्मसम्मान का प्रतीक है। लेकिन आज नेहरू की चिट्ठियां और मोदी के आरोप एक बार फिर सवालों को जिंदा करते हैं कि क्या आजाद भारत की राजनीति में हिंदू आस्था को जानबूझकर हाशिए पर रखा गया। तो क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड को टारगेट करने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात को दोहराया है। इससे डेनमार्क भड़क गया, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अलावा यूरोप के 7 देश ट्रंप की इस नई धमकी पर भड़के हुए हैं, और इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर। ट्रंप के ऐलान पर यूरोप में गदर। यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आया अमेरिका। क्या नेटो हो जाएगा तितर-बितर? वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कहकर खलबली मचा दी है। नेटो में उनके अपने साथियों ने उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है, ग्रीनलैंड का अधिग्रहण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है और इसके लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने का विकल्प भी खुला है। यानी ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। उनके इन्हीं तेवरों ने नेटो में उनके सहयोगियों को भड़का दिया है। डेनमार्क की पीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उनके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने भी कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों की बेइज्जती है। तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका की धमकी पर यूरोपियन यूनियन ने एक बैठक भी की है। यूरोपियन यूनियन ने अपना विरोध जताने के लिए एक साझा बयान भी जारी किया। बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल है। साझा बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड केवल और केवल ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क का है। इससे जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। यही नहीं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ डटकर खड़े पोलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अमेरिका की ऐसी हरकतें नेटो के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं। Trudne zadanie, będzie wymagało dobrej woli ze wszystkich stron, ale chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty NATO, Paktu Północnoatlantyckiego nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim. Taką mam. खनिज संसाधनों से संपन्न ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी अमेरिका से दूरी लगभग 5043 किलोमीटर और डेनमार्क से दूरी 2920 किलोमीटर है। बड़ी बात है कि ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है।
इसके बावजूद ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमले की बात कह रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका नेटो को भी खतरे में डाल सकता है, अपने दोस्तों को छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी दलील है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।